As a social entrepreneur, hailing from a middle-class family and dissatisfied by the corporate sector, he founded GOONJ, an organization that distributes used clothing and household goods from India's rich to its poorest communities. He has been named one of the 7 most powerful Indian rural entrepreneurs by Forbes magazine, and his organization GOONJ has won him many prestigious awards, such as the Ashoka Fellowship, the World Bank's Development Marketplace Award in 2007, among others. Please, sir, if you could come on stage. Right. Thank you. So that I can see you. So the topic out here is that what inspires me. In the next few minutes, what I'll do is that I'll talk about that, and also later on I'll share the story of GOONJ, why and what we are trying to do, and what is the inspiration behind that. But to be honest, as on date in India, and how many of you have problem if I start speaking in Hindi? Wonderful. तो फिर मैं then I'll just change it into हिंदी. और मेरा जो पूरा इंस्पिरेशन है वो मेरा गुस्सा है, और मेरा इंस्पिरेशन ये है कि आप लोगों को गुस्सा नहीं आता. हर एक गंदी भरी हुई नाली, हर एक टूटी हुई सड़क, नल में ना आता हुआ पानी, इन्वर्टर से जलती हुई बिजली मेरा इंस्पिरेशन है. हर एक बेसिक राइट, हम जैसे लोगों का निकम्मापन, स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेना, रेप के बारे में घर पे बैठकर बात करना, अन्ना और अरविंद और ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में अच्छा या बुरा 500 किलोमीटर दूर से बोलना, ये मेरा इंस्पिरेशन है. मैं इस देश में एक कॉकरोच की जिंदगी नहीं जीना चाहता, ये मेरा इंस्पिरेशन है. तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता. क्यों आप ये सवाल नहीं करते कि हर एक काली सड़क पर मैं टोल टैक्स क्यों पे करूं? Why should I pay toll tax on every single patch of black road? Why a basic road is not my basic right? Make a road where I can drive at a speed of 100 kilometers per hour. Charge me toll, I will pay it. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पानी के कभी बिल देखे हो और उसमें ये लिखा पाया हो that this water is meant for washing utensils or washing clothes? Why don't we ever question कि नल में पानी पीने का क्यों नहीं आता? Why should I purify my own water at every single place? जब बिल में नहीं लिखा होता तो मैं उस पानी को सिर्फ कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए क्यों इस्तेमाल करता हूं? मेरे देश में मुझे पीने का पानी नल में क्यों नहीं मिलता? When I have bulb, when I have tube, when I have wire, when I have transformer, how come the electricity is not there? Why should every single house of this country need an inverter? Why should I earn to buy a soundless generator? Why all of us needed a rape in a bus? Why didn't we get up when it was happening on a daily basis in a roaming car? What made us sleeping? Why didn't we get up? और आज भी हम दोबारा क्यों सो गए? आपको कैसे लगता है कि ये जो लड़कियां, जो महिलाओं जिनके साथ रेप हो रहा है और रोजमर्रा में हो रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है, मुंबई के लोग बहुत कहते हैं बहुत सेफ है, पंजाब के लोग कहते हैं सेफ है, बट देश के हर कोने में हो रहा है. जहां से खबर नहीं आई वहां नहीं हो रहा. आपको कैसे इस बात का यकीन है कि इस देश में ये सिर्फ आपके और आपके किसी रिश्तेदार, आपके करीबी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी माँ, उसके साथ नहीं होगा? Why did it happen? ये स्थिति आई क्यों? क्या सोचा आपने कभी? तो मुझे समझ नहीं आया कि आपने 1 महीना इतना उबाल खाया, उसके बाद आप सो गए.
आपको लगता है कुछ कानून बनने से देश बदल जाएगा? बड़ी गलत फहमी है। यहाँ तो राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू फूड भी है, सारे राइट हैं हमारे पास। एक ऐसे देश जिसका सिटीजन सोता हो, एक ऐसा देश जिसका सिटीजन निकम्मा हो, आपको लगता है वो देश बदलेगा? It's very easy to criticize people. It's very easy to put blame on people. But the whole idea is that why people like us are not becoming a part of it. Who are we waiting for? आपको क्या लगता है कौन से प्लैनेट से कौन इंसान आकर इस देश को बदलेगा? इतने सारे रिसोर्सेज के बाद हमारी जिंदगी महफूज क्यों नहीं है? Why are we not safe? Why don't we have a dignity in our life? कितने ऐसे देश हैं जहां के प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोला जाता हो? हमारे देश में प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोलते हैं। क्यों मेरा बच्चा एक सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता? मेरे रिसोर्सेज लगते हैं, क्यों नहीं जा सकता? कभी आपने सवाल उठाया? क्यों मैं उसको सिर्फ सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एमसीडी स्कूल बोल के छोड़ देता हूं? वो मेरे रिसोर्सेज हैं, वो मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे सवाल हैं। It's very important for all of you, for all of us to ask this question and look for a solution. एक बात समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से देश नहीं बदलता, लोग बदलने से देश बदलता है। लोगों का बदलना बहुत जरूरी है, जिस पर हम लोग काम नहीं कर रहे। आप आज यहाँ एयरपोर्ट पे जाइए, you want to go to the toilet, you don't know how to flush it. You want to drink the water, you don't know how to drink it. But the fact still remains that 70-80% of the Indian railway stations even today do not have a usable toilet. वो सवाल क्यों नहीं उठ रहे? आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से निकले हैं या निकलेंगे, कुछ लोग यहाँ से IIM करेंगे। मैं खुद अच्छा भला पढ़ा लिखा हूँ, एक बहुत ही ऑनेस्ट मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ, अच्छी भली स्ट्रगल की है लाइफ में, मेरे भी अपने एस्पिरेशंस हो सकते हैं। बट मुझे अक्सर ये बात दुख देती है कि यदि मैं पर्सनली प्रोग्रेस कर भी गया और मेरा जो इकोसिस्टम है, जो मेरे चारों ओर का माहौल है, वो यदि वहीं रह गया, तो फिर क्या मैं इसको अपनी प्रोग्रेस कह सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से निकले, एक अच्छी नौकरी करें, एक अच्छा कॉस्ट टू द CTC आपका अच्छा हो जाए और आप 25-30 लाख 40 लाख रुपए का एक लोन लेके, जो आज के यूथ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और करते हैं, आप किसी लोन की कंपनी के गिरफ्त में आए और जाके यू टेक another 25 लाख से 25 लाख 30 लाख रुपीस। तो मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि भाई जब तुमने 25-30 लाख का लोन ले लिया, तो जो तुम्हारी 22, 23, 24 से 40 साल की जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज है, जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, जिसमें आप पंगे ले सकते हैं, जिसमें आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो तो आप सिटी बैंक के एम्प्लॉय बन जाते हैं। क्योंकि फिर तो आप 25-30 हज़ार की इंस्टॉलमेंट के लिए कमाते हैं, आप अपने लिए नहीं कमाते। तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिव एज वहां पे जाया करना चाहते हैं? यही सब है जो हमको इंस्पायर करता है। और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो होगा नहीं, इसलिए कि हर रोज वो ड्रीम बड़ा होता है और हम अपने को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, तो मैं लोगों से कहता हूं कि मैंने कौन सा सेक्रीफाइस किया भाई। मैं एक ड्रीमर हूं, मैंने एक सपना देखा, मेरा सपना एक सही डायरेक्शन में है। इससे बड़ी चीज और जिंदगी में चाहिए क्या? एक सब्जी वाला एक ठेला लेके चलता है, दुकान का सपना देखता है, बहुत बार सपना पूरा नहीं हो पाता। हमारा कम से कम एक सही डायरेक्शन में तो है, हमको सपने देखने का तो हक है। और एक बात और, इससे पहले कि मैं एक और स्टोरी आपसे शेयर करूं, ये समझ लीजिए कि हमारे पिता की जनरेशन से, माई फादर्स जनरेशन, और हमारी जनरेशन, मैं तो आपसे बड़ा ही हूं, उसमें बहुत एक बुनियादी फर्क है। देयर इज मेजर डिफरेंस। माई फादर्स जनरेशन was the entire struggle of that generation was basically struggle of survival. उनके 4 बच्चे, कैसे अच्छी एजुकेशन उनको मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद कैसे एक 2 कमरे की अपनी छत हो, ये उनकी स्ट्रगल थी।
और जिंदगी उसी में बीत गई। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रगल सर्वाइवल की स्ट्रगल नहीं है। अवर स्ट्रगल इज द स्ट्रगल ऑफ ग्रोथ। बेसिक बुनियादी 2 रोटी हमारी बिल्कुल मजबूती से जमी हुई है। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से निकल के जाते हैं जहां पे यदि आप सिर्फ 2 या 3 घंटे या 4 घंटे 24 घंटे में से 4 घंटे एक सब्जेक्ट का ट्यूशन भी कर लें किसी भी शहर में, तो आपको रोटी की कमी महसूस नहीं होगी, जो वेंकट ने भी अभी बोला। तो द होल इश्यू इज यदि इस पूरे ग्रोथ की स्ट्रगल में हम ग्रो कर जाएं और हमारा देश और इकोसिस्टम जो मैंने अभी बोला वो वहीं रह जाए, तो क्या आप इसको ग्रोथ कहेंगे? और इशू बहुत बुनियादी है, क्योंकि मेरा तो पूरे डेवलपमेंट सेक्टर से और सरकार से बहुत सारे लोगों से संघर्ष है और ये लड़ाई है। मैं उनको ये कहता हूँ कि हम जैसे लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, जो सोशल एंटरप्राइज रन कर रहे हैं, हम तो एक्चुअली डेवलपमेंट का काम ही नहीं करते, क्योंकि डेवलपमेंट तो तब हो सकता है जब एक इंसान कम से कम एक जीरो के लेवल पे तो हो। हमारी तो आधी आबादी, जब आप कहते हैं उसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, तो वो तो माइनस के लेवल पे है। तो माइनस से जीरो तो आना एक स्ट्रगल है जो सर्वाइवल की स्ट्रगल है। आप उसको ग्रोथ का नाम ही मत दीजिए। हम तो अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आधी आबादी जिंदा रहे। एक छोटी सी चीज पर हमने काम शुरू किया था। आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दैट स्मॉल जर्नी। करीब say after my a small career with as a journalist and then in corporate communication and all, few years back we just touched upon a very small subject. We said that you talk about 3 basic needs of humankind and you say roti, kapda और मकान। आप रोटी पे काम करते हैं, मकान पे काम करते हैं, कपड़ा आप भूल जाते हैं। You remember people need clothes when a disaster happens. So the moment you have an earthquake or flood, you suddenly think that people need clothes. तो हमने कुछ बुनियादी सवाल पूछे। हमने कहा कि यदि earthquake और flood एक डिजास्टर है, तो ठंड एक डिजास्टर क्यों नहीं है? Why don't we have figures of people who die or suffer due to lack of clothing in winters? बहुत एक बुनियादी सा सवाल। तो मैं अपने जर्नलिज्म के दिनों में एक बार पुरानी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था, फ्रीलांस करता था। सडनली आई सॉ अ रिक्शा। ये मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ और थोड़ा सा जो स्लाइड दिखाऊंगा, वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझना होगा कि हमारा देश आज भी किन बेसिक चीज़ों पर संघर्ष करता है, और जो चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड ली नहीं जा सकती। उस रिक्शा पर लिखा था लावारिस, लाश ढोने वाला। Means a person who picks up unclaimed, abandoned dead bodies. A very strange profession, and as a journalist, obviously, you follow that person. I spent about a week with that person. क्योंकि उनको मुझे एहसास हुआ कि उनका जो फुल टाइम धंधा था, काम था, वो ये था कि दिल्ली की सड़कों पर, which has a very sizable chunk of about 100,000 people who are homeless people, और ये सब माइग्रेटेड लोग हैं जो कंपैरेटिवली गरीब प्रदेशों से आते हैं वहाँ पर। Before they settle down in the slums and all, they go through a very miserable life. तो चाहे वो ठंड से मरते थे, चाहे भूख से मरते थे, बीमारी से मरते थे, बहुत सारे लोगों की सड़कों पे मौत होती है। और जैसा मैंने कहा कि ठंड की मौत कभी एक दुर्घटना नहीं मानी जाती, उसको डिजास्टर नहीं माना जाता। लोकल पुलिस से लेके पार्क में खेलते हुए बच्चे इन सज्जन के पास, हबीब भाई के पास जाते हैं। हबीब भाई को इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ लाश पड़ी है। हबीब भाई अपनी ब्लाइंड वाइफ आमना बेगम के साथ वहाँ पे जाते हैं, उस लाश को उठाते हैं। In 91-92, he was paid 20 rupees on 2 meter of white cloth per dead body. उसको लाके वो क्रेमेटोरियम में डाल देते हैं। That was his full time profession. तो मैं सुबह सुबह उनके पास पहुंचता था अपने LML वेस्पर स्कूटर पर, और रात तक उनके साथ रहता था। 2 statements, so basically 2 statements actually came up. पहला, हबीब भाई ने कहा कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं, और काम है लाश उठाना। Can you imagine that in 91-92, in the range of 3 to 4 kilometers where his rickshaw was able to go, Habib Bhai used to pick up 10 to 12 dead bodies in every 24 hours. In the summers, the average used to be 4 to 5. एक छोटी बच्ची थी उनकी, कनीज बानो,
5-6 साल की रही होगी. She gave the most shocking statement, and she said कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ. लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती. It's a very controversial story of those days, full 2-pager. When I feel cold, I hug the dead body and sleep. It does not trouble me, it does not turn around. In the capital of your country, outside a hospital where you have a footfall of 5,000, 6,000 people on a daily basis, a child is forced to sleep with a dead body to keep herself warm. What about the remaining part of the country? And rather, what about the remaining part of the world? Because clothing has never been considered a subject. You say 3 basic needs, you say food, cloth and shelter. You talk about development subjects, you have some 100, 150 issues, from domestic violence to global warming. You will never find clothing written as a subject. We started working with about 67 clothes. Before I show you how and what we are doing, 2 things we wanted to do. One, we wanted to bring it in the list of subjects, and 2, we wanted to reposition it. Because हमने ये कहा कि whenever you say I want to donate cloth, that itself is a wrong and overstatement, because the fact remains you never donate, you actually discard. Something which you have already used, how can you even claim that you are donating? So the fact remains कि जो आपका उतरा हुआ सामान पहनता है, यूज करता है, वो आपके ऊपर एहसान करता है, क्योंकि वो आपकी किसी चीज का लाइफ साइकिल बढ़ाता है. दूसरा, आप में से काफी लोग शायद इससे सहमत होंगे, because I'm 100% sure that many of you must be coming from the village background. We said that the biggest asset of village people, where this material goes, today almost in the tune of about 1,000 tons of material every year, the biggest asset of these people is something called self-respect, is something called dignity. You do not find beggars in the villages. Begging is a typical city phenomenon. So while working, you have no right to challenge the dignity of people. That's how this large concept called cloth for work, which now people have started calling genesis of parallel economy, has come up. जहाँ पर दूर दराज के गाँव में लोग काम करते हैं, लेकिन उनको करेंसी के रूप में कैश नहीं मिलता. Where your old material, cloth, utensil, footwear, all kind of second-hand material which we collect from the cities and sort and process in a very decent manner, that becomes the currency for village development work. That's the whole idea. That's how people call it enterprise. That's how people call it innovation. मैं time ज़्यादा नहीं लूँगा. I will just run these slides for you so that you understand how and what we are trying to do. Okay. This is the person. I told you Habib Bhai and his wife Amna. The only thing which is changed in the last 20 years on this rickshaw, now he obviously gets 50 rupees. And you see a horn. That's the only change which has happened in the last 20 years. I spoke about 91, 92 earlier. It's a typical cycle where every single unit is, collected through a lot of volunteers and all. When we worked on this Joy of Giving Week concept, this is also a very big thing which happens in October. Otherwise, thousands of volunteers work on it, collect, a lot of corporates become a part of it. It comes to the processing center, which is very important, because the biggest problem with so-called donation is that you always give what you have, you never give what people need. So for example, if you talk about women clothing in India, what you get is jeans, t-shirt, ladies suit. What 99% of rural India still need is sari, blouse, petticoat or the traditional dress. If you talk about urban male like me, we are 32 to 40. Indian rural male is still 26 to 30. So it's about shape, size, culture, religion, geography, whole lot of things. That's what we take care, and then it moves to the villages of India. And this work starts like this. So this is about a road of about 1.85 kilometer, which 2,000 people worked together and repaired in a day. Lot of work on the infrastructure, because if you talk about village India, you have resources or you don't have resources. But the fact remains that a large part of resources do not reach those people. And also, not for every work you have certain kind of resources.
So there are stories of Andhra, there is a stories of, this particular story is of Madhya Pradesh in the Khandwa region with no water. Villages got together, worked on it and found water, made a well. The moment we got the water, we started putting pressure on the government and we said that 60-70% of the work we have already done. Now it's your job to make it pakka, to make it deep. It was made like this in a concrete structure. It was taken under NREGA, National Rural Employment Guarantee Scheme, and people were also paid wages for 7 days. 240 feet by 6 feet strong bridge in a village in Bihar. Take your pulsar, cross it. It's a sturdy, strong bridge. On the spot, what we spent was 2,250 rupees. The other cost was the logistics of sending cloth and other to the villages, which in any case would have happened even if we tried to distribute it as charity. गांव के लोगों ने बनाया, सब लोगों ने एक एक दो दो बैम्बू दिए, कई दिन का हार्ड वर्क किया. जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है that when you make it, you maintain it. So the maintenance cost actually goes down. एक और बड़ा ब्रिज केंद्रपाड़ा उड़ीसा में आया, जहां ये 800 फीट लंबा ब्रिज है. मैं आपको सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूं अगले 5-7 मिनट के अंदर, अच्छा काम पैसे की कमी से रुकता नहीं है. आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बिजनेस प्लान के बारे में बात किया होगा. लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट बिजनेस प्लान. आई एम नॉट अगेंस्ट द बिजनेस प्लान. आप ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी ड्रीम का, किसी भी जुनून का, किसी भी कीड़े का बिजनेस प्लान नहीं बनता. पहले आपको अपने कीड़े पर काम करना होता है, उस कीड़े को नर्चर करना होता है, उस ड्रीम को पे काम करना होता है, उस पैशन पे काम करना होता है. बिजनेस प्लान कम्स मच लेटर. देयर आर 100 ways of looking at different alternatives, different currencies. For us, cloth is a currency. For us, labor is a currency. जो लोग, जिसको आप सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं और आप कहते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों को पे करना चाहिए, हमारे कंसेप्ट में लोग पैसा नहीं देते, बट हमारे कंसेप्ट में लोग लेबर देते हैं, जो उनके पास सबसे बड़ी करेंसी है. This is how, we take up all this pond cleaning work, because you have schemes to make new ponds, you do not have schemes to clean the ponds. This is how road cleaning happens. Look at the beautiful school structure at absolutely zero cost out there. सब लोगों ने सामान कंट्रीब्यूट किया, लेबर कंट्रीब्यूट किया, उन्हीं के बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं. नीचे एक लाइब्रेरी भी नज़र आ रही है. लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड बाय द विलेजर्स. और ये जो किताबें हैं, ये सिर्फ शहरों से गई हुई किताबें हैं. तो आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि ये एक ऐसे काम है जो टॉप डाउन नहीं है, जहाँ पर पीपल लाइक अस और द गवर्नमेंट पीपल डोंट सिट एंड डिसाइड कि हर गांव में एक सड़क बनेगी. दिस इज अ वर्क वेयर द विलेज पीपल डिसाइड कि उनके गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है. कहीं सड़क रिपेयर होने की ज़रूरत है तो कहीं पॉन्ड साफ होने की ज़रूरत है. एंड देन they get into this and they are rewarded. एक स्कूल टू स्कूल करके इनिशिएटिव है. गो ऑन द वेबसाइट ऑफ गूंज एंड फाइंड ऑल दिस. बट ये एक एजुकेशन का इनिशिएटिव है. एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत टैबू इशू है और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कनेक्टेड है. हमने एक कपड़े पे जब सवाल उठाया था तो एक और सवाल उठाया, और बड़ा टैबू इशू है. मोस्ट लिटरेट पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट. हमने कहा that every single woman across the globe needs a piece of cloth which is called sanitary pad. मार्केट से आप बेस्ट क्वालिटी का सैनिटरी पैड लाते हैं. It is always wrapped in a black polythene or in a newspaper, because there is a culture of shame, there is a culture of silence. But have you ever thought that in a country where you do not have enough to wear or cover yourself, from where and how you bring that piece of cloth? It's a very important missing link in terms of half of your population. You might call it a women issue, but the fact remains it's a human issue. Can you imagine that in 2004, 2005, when we Googled, when we typed sanitary pad, sanitary napkin, we found the best possible designs from all across the world, not even a single research in India, no problem statement, no solution. We started traveling across the country to find out that the women use the dirtiest piece of cloth because for them it's a synonym of dirt. They wash it, they cannot dry it in sunlight because of obvious reasons.
Then we found that if you have 2 to 3 women in the family, they are sharing the same piece of cloth. We further found that it is even shared with the neighbors. And we found that not only in India, in Africa, and large part of Asia, women are actually forced to use sand as jute gunny bag, dari ka tukda, bori ka tukda, ghas, mitti, pual, plastic ki sheet, newspaper, old sanitary pad, anything and everything which can absorb, which can stop is used as a pad. We have cases where a lady used a piece of blouse which had a hook, she died of tetanus. We found a case in Tamil Nadu where a centipede entered, the lady died. And we found that the largest number of uterus removal are actually happening because of lack of this piece of cloth. Can you imagine? Can you imagine what your old handkerchief can do? Can you imagine that a piece of cloth can become the reason for uterus removal exactly at the childbearing age? That's what is important. जब वर्ल्ड बैंक ने हमको इस कंसेप्ट पे अवार्ड दिया था तो उन्होंने बहुत सब ग्रिल किया था कि सस्टेनेबिलिटी, मेजरेबिलिटी, ऑल काइंड ऑफ थिंग. We asked the last question. We said, you are the biggest funders for so many projects on this earth. How many health projects have you ever seen which had a separate budget for sanitary pad? No answer. How many health projects have you ever seen which even spoke about sanitary pad? No answer. My question. My question, do you really need a research, a qualitative, quantitative analysis, or a bit of common sense? That if you solve the problem of sanitary pad, half of your women health related issues will not even come up. You talk about a school education, you talk about infrastructure, you talk about education policies, everything. Do you understand that when a government school works for 180 to 200 days, 70 days, 60 days, the girl does not go to the school because she does not have a sanitary pad. She does not go to the school because there is no place where she can change. What do you think is hampering education? Only the education policy or a very, very basic material need? Why material need is so important for us? Why do we have double standard that we want to live and we want the other part of this country to survive? Why do we have that double standard? We started working on this small thing where we just channelized urban school material to the rural school, including the sanitary pad and all. Lot of toys. क्योंकि एक आंगनवाड़ी बड़ा एक ड्राई जगह है. The only difference which has come in the word of an आंगनवाड़ी worker कि पहले बच्चा आता नहीं था, अब बच्चा जाता नहीं. Just because the place is very colorful. ये वो पैड है जो हम बनाते हैं. पुराने कपड़े का एक टुकड़ा है. सस्ता है बहुत इजी है यूज करने में, बड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. दिस इज 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट विच इज इजी टू यूज. वी डू नॉट वांट टू ग्रो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट टू ग्रो एज एन आइडिया. और ये एक आइडिया की तरह कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है, एक टूल की तरह काम कर रहा है. दिस इज हाउ वी ओपन अप द सब्जेक्ट. पुराना चिंदी कपड़ा यदि सुजनी बनता है और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो बहुत सारे लोगों के पुराने शादी के जोड़े आर बिकमिंग अ बिग टूल फॉर पीपल इन द विलेजेस टू गेट मैरिड. सो दैट्स हाउ वी जस्ट ट्राई टू चैनलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल इन डिफरेंट वेज. This is how the processing center looks like. Every single unit is accounted for. Something which was started in 1999 with 67 clothes deals with about 1,000 tons of material every year. Cloth, utensil, footwear to generator, furniture, or to IPL wastage, or to generator, anything and everything. This is how people like you participate. This is how the team travels. Absolutely team of young. I am the oldest, otherwise everybody is below 30. This is the team. Some co-branded campaign which you must have seen, which you must have noticed with GOONJ. All these ek jodi kapda and all which we have been